यह एक ऐसी पैठ होती है जहां कोई स्वयं को अपनी मर्जी से बिकने को विवश होता है तो किसी को कोई दूसरा व्यक्ति लाकर बेच जाता है। इसके बावजूद लोग घर के व्यंजन का स्वाद उस बाजार में जाकर तलाशते हैं। ऐसा करने में उनकी कमजोरी भी हो सकती है और मजबूरी भी, क्योंकि घर में पेट न भरने पर लोग बाजार में खाने चले जाते हैं। उस वक्त दिन ढल चुका था, चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। हीरा बाबू सबसे पहले एक बियर बार में जाकर थोड़ी सी बियर का आनंद लिए। इसके बाद खरामे खरामे एक कोठे पर पहुंच गए। उसकी मालकिन का नाम था शांतिबाई। वह एक महिला होते हुए भी निहायत गुस्सैल और क्रूर थी। उसे किसी पर तरस न आता था। उसका हृदय मानो पत्थर का था। दयालुता नाम की चीज उसे छू भी न गई थी। वहां जाकर बाबू हीरा कुमार ने जो कुछ भी देखा उस पर उन्हें कतई विश्वास ही न हो रहा था। दरअसल बात यह थी कि जब वह एक कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा 21-22 वर्ष की एक कुमारी लड़की एक कोने में बैठकर सुबक सुबक कर रो रही है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके हृदय की गति एकदम तेज हो गई। वह बड़ी बारीकी से हालात को समझने की कोशिश करने लगे। हीरा बाबू को देखते ही वह एकाएक खड़ी हो गई। उसे ऐसी हालत में देखते ही कुमार साहब बोले, देवी बुरा मत मानिए, यह बताए आप इस तरह रो क्यों रही हैं? आपके साथ ऐसा क्या हो गया? वह लड़की कुछ भी न बोली, मात्र रोए जा रही थी। तब बाबू हीरा कुमार ने विनम्रता से कहा, आप पहले तसल्ली से यहाँ पलंग पर बैठिए, उसके बाद मुझे अपनी परेशानी बताए। यह सुनते ही वह लड़की अपने नेत्रों में आंसू भरकर बोली, महोदय इस वक्त जहां आप खड़े हैं वह एक ऐसा बाजार है जहां सरेआम स्त्रियों की आबरू बिकती है। यहाँ किसी की बेटी बिकती है तो किसी की पत्नी। हाँ, इतना अवश्य है कि यहाँ लाई गई हर स्त्री किसी न किसी प्रकार बहुत मजबूर होती है। अपनी खुशी से यहाँ कभी कोई भी औरत नहीं आती है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह बोली, बाबूजी मैं इस समय इस बाजार की शोभा हूँ। आप एक ग्राहक हैं, मैं यहाँ एक विक्रेता हूँ और स्वयं को बेचने को खड़ी कर दी गई हूँ। आपने इस कोठे की मालकिन को पैसा दिया होगा, इसलिए आप यहाँ जो कुछ भी करने आए हैं उसे करके जाए। मेरी फिक्र न कीजिए। एक बात और, आप मेरी परेशानी जानकर क्या करेंगे? तत्पश्चात हीरा बाबू उसे धार से बंधाते हुए बोले, देखिए आप मेरी पुत्री समान हैं। उम्र के हिसाब से मैं आपके पिता समान हूँ। मुझसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता तब तक उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप मुझे कुछ बताएंगी ही नहीं तब मैं आपकी कोई मदद कैसे कर सकता हूँ? जो भी माजरा है मुझे साफ साफ बताए। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। इससे आपको कुछ राहत मिल जाए। एक बार की बात है, मुंडिया रेलवे स्टेशन के निकट एक बहुत ही बदनाम बस्ती है जिसका नाम है नागपड़ा। बाबू हीरा कुमार रेलवे के एक बड़े हाकिम थे। बहुत ही शिक्षित, विद्वान और परोपकारी पुरुष थे। वह इतने सज्जन और उदार थे कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी उनके जैसा नेक व्यक्ति न मिलता। उनके मातहत उनकी बड़ी कद्र करते थे। एक पुत्री सीमा के जन्म के 2 साल बाद ही एक पुत्र अमन को जन्म देने के बाद ही उनकी प्राणप्रिया पत्नी 3 की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय सीमा 7 साल की थी और अमन 5 साल का। दुनिया से उनके नेत्र मूंद लेने से बाबू हीरा कुमार खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनका दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात गुजरने का नाम ही न लेती। दिन में जब वह अपने दफ्तर चले जाते तब घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई न होता था। ऐसे में उनके संस्कार विहीन होने का भय था। शिक्षित और कुलीन स्त्रियां अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान भी बनाती हैं। यह देखकर उन्होंने उन्हें एक हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिल करा दिया। वे वहां आराम से पढ़ने लिखने लगे। समय चक्र चलता रहा। टीना को गुजरे हुए 1.5-2 वर्ष बीत गए। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं और क्रियाएं उथल पुथल मचाती ही रहती हैं। हीरा बाबू भी उससे न बच सके। अभी वह एकदम हटे कट्ठे और जवान थे। उनकी नसों में रेंगने वाला खून गर्म था। कार्तिक का महीना था और सर्दियों का मौसम। असमय ही टीना के चले जाने से अब हीरा बाबू का ख्याल रखने वाला कोई भी न था। उन्हें रह रहकर अपनी अर्धांगिनी पत्नी की याद आती रहती थी। दफ्तर से घर पहुंचने पर उन्हें याद करके वह कभी कभी बिस्तर और तकिए में मुंह छिपाकर सिसकने भी लगते थे। तभी एक दिन उनके जी में न जाने क्या आया कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद वह मन बहलाने के लिए सीधे नागपाड़ा के पाड़े में जा पहुंचे। नागपड़े के उस बाजार में सौंदर्य रुपयों के मोल बिकता था। वहां सुंदरता की कीमत लगाई जाती थी। खरीददार रात के अंधेरे में चुपचाप आते और सुंदरता का मोल देकर उसे खरीद लेते। यह सुनते ही उसने शरद बाबू को अपनी सारी आपबीती रोते रोते सुना दी। वह बोली, बाबूजी मेरा नाम शोभा है। मैं कोलकाता के गायकवाड़ इलाके की रहने वाली हूँ। मैं BA पास हूँ और अंग्रेजी विषय से MA
करने हेतु दाखिला ले रखा था। गायकवाड़, कोलकाता का नाम सुनते हीरा बाबू चौंक पड़े। वह बड़े ताज्जुब में पड़कर बोले, भाई शोभा, आपकी बात सुनकर मेरा तो सिर चकराने लगा। आप यह क्या कह रही हैं? कहाँ कलकत्ता और कहाँ यह नागपाड़ा? भला यह कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए हम मान लेते हैं कि आप कोलकाता की रहने वाली हैं, पर आप यह बताएं फिर आप वहाँ से यहाँ इस बदनाम बाजार में कैसे पहुँच गईं? आपको तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत होना चाहिए। यह सुनकर शोभा अपने नेत्रों में अश्रुधारा लेकर बोली, बाबूजी, हमारे ग्रांडपा मीनू मुखर्जी गायकवाड़ के एक जाने माने जमींदार थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद थी। वह बहुत ही शिक्षित, शरीफ, दयालु और नीतिज्ञ पुरुष थे। उनकी पत्नी यानी मेरी ग्रांड माँ शुभांगी देवी एक धार्मिक और विनम्र महिला थी। हमारे ग्रांडपा के राजेश और बाबूलाल नाम के 2 पुत्र थे। मेरे पिताजी का नाम राजेश है और मेरी माँ का शुभानी है। हम 3 भाई बहन हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे दोनों भाई मुझसे काफी छोटे हैं। वे अभी कमशल 6ठी और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तब हीरा बाबू ने कुछ उदास मन से कहा, शोभा, आपने अभी तक अपने चाचा और चाची जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जरा उनके विषय में भी कुछ बताए। इतना सुनना था कि शोभा बोली, मेरे चाचा जी का नाम बाबूलाल है और चाची जी का मोना है। मेरे चाचा जी एकदम ही लालची किस्म के इंसान हैं। उनके अंदर अपने बड़े भाई और भौजाई के प्रति लेश मात्र भी इज्जत नहीं है। वह खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान और मेरे माँ बाप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। वह अपने सामने दूसरों को बिल्कुल कम आंकते हैं। वह कुछ रुककर फिर बोली, इतना ही नहीं, हमारे अम्मा और बाबूजी से पाने की उम्मीद तो करते हैं मगर एक पाई खर्च करना नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने हिस्से की काफ़ी खेतीबाड़ी बेच दी और अब चाहते हैं कि बाबूजी उनकी मदद करते रहें। वह हमेशा बाबूजी के सामने रुपए पैसों की मांग रखते रहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि बाबूजी सदैव उनको कुछ न देते रहें। शुरुआत में बाबूजी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते रहे मगर जब हमारा खुद का परिवार बढ़ गया और खर्चे में वृद्धि हो गई तब बाबूजी ने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, क्योंकि उनके कम देने पर चाचा जी खुश न होते थे। उनका मुंह हमेशा लटका रहता था। उनकी इस ऊटपटांग सोहबत के चलते पिताजी उनसे दूर दूर रहने लगे। उन्होंने उनसे दूरी बरतनी आरंभ कर दी। इससे चाचा जी उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। वो हम सबको मजा चखाने की धमकी भी देने लगे। वो आए दिन कहने लगे कि मैं अपने इस अपमान का बदला किसी न किसी दिन जरूर लूंगा। आप लोग भी याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। तदंतर हीरक बाबू कुछ उदास मन से बोले, शोभा, अब आखिरी एक बात और बताएं, आपकी चाची मोना देवी का आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता है? यह सुनना था कि शोभा बोली, साहब, अब रही बात चाची देवी की तो वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि दोनों भाइयों में न कभी पटी और न आइंदा ही पटने की कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है। आपके सामने आज मेरी जो दयनीय स्थिति है उसके लिए मेरी चाची मोना देवी ही पूर्णतया जिम्मेदार हैं। यह सुनते ही हीरा कुमार बोले, क्यों, आपकी चाची ने क्या किया? तब शोभा बोली, सर, यह सब किया धरा सब मेरी चाची का ही है। उस नागिन के चलते ही मैं कहाँ से चलकर कहाँ आ पहुंची। इससे पहले कि आप इस बारे में मुझसे कोई और सवाल करें, लीजिए तनिक गौर से सुनिए। मैं आपको अपनी दुख दर्द भरी दास्तां सुनाती हूँ। इतना कहकर शालू बोली, चाचा जी नाराज रहते थे इसलिए उनकी नाराजगी तो समझ में आती है, किंतु चाची हम लोगों से सदा बोलती चालती रहती थी इसलिए उस पर कभी लेशमात्र भी संदेह न हुआ। मैं उसे अपना ही मानती रही। हमने उसे कभी पराया न समझा। अब आपको क्या बताऊं, वह चुड़ैल इतनी खतरनाक निकली कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। उसने मुझे लाकर इस नरकमय दलदल में धकेल दिया। उसे मुझ पर तनिक भी दया न आई। तत्पश्चात हीरा बाबू बोले, हाँ बताए, रुकिए मत। आगे क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बेझिझक साफ साफ बताते रहिए, क्योंकि बीमारी को भली भांति समझने के बाद ही उसका बेहतर इलाज करना संभव है। अंतत शोभा बोली, बाबूजी, आज 1 हफ्ता हो गया। एक दिन की बात है, मेरी चाची मुझसे बोली, शोभा बेटी, क्या तुम्हें मालूम है कि काशी के विश्वनाथ जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। उनके दर्शन से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। देश के कोने कोने से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा वहां मानस, संकटमोचन और दुर्गा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चाची ने मुझे इतने सब्जबाग दिखाई कि मैं उसके साथ काशी आने को सहर्ष राजी हो गई। वशीकरण मंत्र की तरह बड़े स्नेह से मुझे अपने वश में करने के बाद चाची ने यहाँ आने के लिए अपना और मेरा रिजर्वेशन भी करा लिया। हमें और हमारे माता पिता को पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद वह मुझे लेकर बनारस आ गई। यहाँ आने के बाद उसने सर्वप्रथम मुझे भली भांति इधर उधर खूब घुमाया टहलाया।
उसने जी भर विश्वनाथ, मानस, संकटमोचन और दुर्गा मंदिर दिखाया। मुझे खुशी मिली। सोचा ईश्वर दर्शन से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो फिर बोली, 1 हफ्ते तक काशी घूमने के बाद जब हमारे वापसी का समय आया तो आज सुबह सफर के अंतिम दिन चाची धोखे से मुझे लेकर यहाँ आ गई। यहाँ लाकर मुझे इस कोठे की स्वामिनी शांतिबाई के हवाले कर गई। यह भी हो सकता है कि उस दुष्टा ने मुझे उसके हाथों बेच दिया हो। मुझे इस नर्क में ठेलकर शायद वह अकेले कोलकाता वापस चली गई। अब आप ही बताएं मैं इस दलदल से कैसे निकलूं? आप मेरी जितनी मदद कर सकते हैं कृपया कीजिए। मेरा जीवन नर्कमय बनने से बचा लीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर न भूलूंगी। यहाँ आकर मुझे जो ही ज्ञात हुआ कि मेरी बैरी चाची ने अपना पुराना बदला लेने की खातिर मुझे इस वेश्यालय में लाकर बेच दिया है, मैं छटपटा कर रह गई। मैंने यहाँ से निकल भागने का काफी यत्न किया लेकिन सब व्यर्थ। शिकारी के मजबूत जाल में फंसे मृग को पंख कटे हुए पक्षी की भांति तड़प कर रहना पड़ा। बाहर जाने का कोई रास्ता न पाकर मैं सोचने लगी वह कमबख्त मेरी चाची है या कोई दुश्मन। उसने यह भी न सोचा कि उसके इस काले कारनामे का भांडा फूटने पर क्या होगा। वह कलकत्ता जाकर मेरे माँ बाप से क्या कहेगी? क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं जितना कि वह सोचती है? क्या लोग उसे शक की नज़र से नहीं देखेंगे? क्या वे उस पर उंगली नहीं उठाएंगे? क्या मेरे जन्मदाता माता पिता उसकी बात पर सरलता से यकीन कर लेंगे? क्या उन्हें उस पर संदेह न होगा? क्या वे बड़ी आसानी से मान लेंगे कि उनकी बेटी बनारस की भीड़-भाड़ में गुम हो गई? मेरा दिन तो किसी प्रकार सोचते विचारते गुजर गया। उसके बाद शाम हो गई। धीरे धीरे रात होने को आ गई। सांयकाल होते देख मेरे दिल की धड़कनें यकायक तेज हो गईं। मेरी हालत ऐसी हो गई मानो मेरा दम ही निकल जाएगा। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? कुछ देर में ही मेरे संग न जाने क्या होगा। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। हृदय को झकझोर कर रख देने वाली शोभा की आप बीती कहानी सुनते ही बाबू हीरा कुमार का विवके जाग गया। वह कोठे पर जाने का अपना मकसद भूलकर धर्म कार्य में जुट गए। उनकी दहकती कामाग्नि चंद क्षणों में शीतल हो गई। उनका कलेजा पिघल गया। उन्माद पर विवेक को विजय मिली। उन्होंने शोभा को बचाने को ठान लिया। वह बोले, शोभा देखिए, आप चिंता न कीजिए, तनिक धैर्य रखिए। मुझे अपने माता पिता का फ़ोन नंबर और पता दीजिए। मैं उनसे बात करके आपको यहाँ से बाहर निकालने के बारे में बात करूँगा। शोभा ने उन्हें अपने माता पिता का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। हीरा साहब ने जब शोभा के माँ बाप से कलकत्ता बात किया तो उन्हें मालूम हुआ कि शोभा की चाची मोना अपनी भोली भाली मासूम भतीजी को बेचने के बाद अकेले कलकत्ता लौट गई। वहां जाकर उसने शोभा के माता पिता के पूछने पर उन्हें बताया कि शोभा भीड़ में न जाने कहाँ खो गई, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वह बोली, शोभा कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं बल्कि बड़ी है। पैसे उसके पास है ही, 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। अगर वह वापस न आई तो समझ लीजिए कि हो सकता है उसका कोई प्रेमी होगा जिसके बारे में हमें पता न रहा हो और वह हमारे साथ ही बनारस तक चला गया हो। भीड़ भाड़ में मौका देखकर वह शोभा को लेकर उड़ गया हो और किसी मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया हो। यदि ऐसा हुआ है तो समझिए शोभा का लौटना असंभव है। यह सुनना था कि हीरा बाबू अपना परिचय देते हुए उनसे बोले, देखिए, शोभा की चाची ने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वह सब एकदम मनगढ़ंत और सफ़ेद झूठ है। बल्कि यह समझिए कि कोरी बकवास है। सच तो यह है कि उसने आपकी बेटी शोभा को आप लोगों से दुश्मनी का बदला लेने के लिए यहाँ के एक कोठे पर बेच दिया है। राजेश जी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर सबसे पहले उसे गिरफ्तार कराए। उसके बाद पुलिस लेकर यहाँ आए और शोभा को सकुशल ले जाए। अगर आप लोगों ने विलंब किया तो वह बेचारी फिर कभी इस कीचड़ से उबर न पाएगी। अंततोगत्वा शोभा के पिता राजेश मुखर्जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि हीरा बाबू ने कहा था। पति पत्नी पुलिस के साथ यहाँ आकर शोभा को वापस ले गए। उसकी चाची मोना गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई। जैसी करनी वैसी भरनी, उसे भी अपनी करनी का फल मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।